नमस्कार, क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। आज के विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं ड्रोन शक्ति के बारे में। जी हां, ड्रोन आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। विभिन्न क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ड्रोन एक शक्ति की तरह काम कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में ड्रोन इस वक्त एक शक्ति बनकर उभर रहा है। क्या रहने वाला है भविष्य में ड्रोन का रोल हमारे जीवन में और देश के परिप्रेक्ष्य में ड्रोन किस तरह से एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है, इस पर हमारी ये विशेष चर्चा रहेगी। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हम स्वागत करेंगे डॉक्टर जितेंद्र गैरोला जी का, जो कि कंसल्टेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट में एम्स ऋषिकेश के। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपको। नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहूँगा डॉक्टर जितेंद्र जी कि आम जनमानस की अगर हम भाषा में देखें या सोचें तो हम ड्रोन को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में आप ड्रोन को किस तरीके से देखते हैं जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? देखिए, ड्रोन यानी मानव रहित हवाई विमान। ड्रोन को हम अनमैन एरियल व्हीकल भी बोलते हैं और अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम भी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ड्रोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब बहुत सारी लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। बहुत जगहों पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में अभी हाल ही में 29 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है, इस सर्विसेज को, ड्रोन सर्विसेज हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब जैसे सैंपल ट्रांसपोर्टेशन है, दवाइयाँ भेजना है दूरस्थ क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं हेल्थ की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको एनहांस करने के लिए ड्रोन यूज़ हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि हमारे क्या गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैसे इनिशिएटिव्स रहे हैं, तो ड्रोन इंडस्ट्री एक बहुत ही तेज़ी से विकसित एक ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। और 2021 में फर्स्ट टाइम जब ड्रोन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गजट नोटिफिकेशन हुई, हालांकि उसके बाद कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है, तो उस समय 2021 में ड्रोन पॉलिसी, देखिए कोई भी स्टार्टअप है ड्रोन को से रिलेटेड, तो हमें पहले ड्रोन पॉलिसी को समझना होगा। तो ड्रोन पॉलिसी में ड्रोन को क्लासिफाई किया हुआ है, यानी उसके कितने टाइप्स के ड्रोन हो सकते हैं, और ड्रोन को क्लासिफिकेशन उसकी जो भार क्षमता है, ओवरऑल जो उसका वेट रेंज है, इंक्लूडिंग पेलोड कैपेसिटी, उसके आधार पर अलग अलग 5 भागों में इसको क्लासिफाई किया है। जैसे नैनो टाइप ऑफ ड्रोन, आपका माइक्रो टाइप ऑफ ड्रोन, का स्मॉल टाइप ऑफ ड्रोन, मीडियम और लार्ज। तो सबकी अपनी अपनी, इन सारे ड्रोन्स की अपनी एक वेट की एक रेंज है। जैसे अगर नैनो की बात करें तो उसका मैक्सिमम वेट 250 ग्राम तक होता है। फिर आता है आपका माइक्रो, तो 250 से आपका 2 kg तक। फिर आपका स्मॉल वर्जन हुआ 2 से 25 kg तक। फिर आपका मीडियम हुआ इससे ऊपर, और जो लार्जर होते हैं वो 150 kg से भी जो डिफेंस में यूज़ होते हैं। तो इस तरह से एक तो हमें पहले सामान्य इसमें ये समझना होगा कि ड्रोन के टाइप्स कितने होते हैं। दूसरा इसमें आता है कि ड्रोन का, अगर जैसे आपने बताया कि जनमानस को लेके कि उपयोग, और ड्रोन को लेके कहीं पे कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी एक्टिविटी होनी है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म 2021 में लॉन्च किया था। उसको हम डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं, जिसमें कि एयर स्पेस का डिजिटल मैप है। अब मान लिया आपने कोई किसी साइट पे, कोई ऑपरेशनल साइट आपने फिक्स करनी है कि मुझे यहाँ पे ड्रोन की एक्टिविटी करनी है, तो वहाँ पे वो एक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके दिशा निर्देश भी आपको वहाँ डिजिटल जो स्काई मैप से है, आपकी लोकेशन, वहाँ पे जो लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप वहाँ पे सबमिट करते हो तो आपको मैप पे डिस्प्ले होगा। अगर ग्रीन आ रहा है कलर
तो इट मीन्स कि आपको वहाँ पे ईजिली वहाँ पे आप ड्रोन की एक्टिविटी कर सकते हो। जो हम लोग जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं मैं वो आपको वो साझा कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे येलो आता है तो वहाँ पे एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन यू नीड टू टेक सम परमिशन। तो उसमें परमिशन रिक्वायर्ड होगी, जैसे आपके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अथॉरिटी होती है एयरपोर्ट की, वहाँ से, जैसे अगर उत्तराखंड में करना है तो उत्तराखंड की सिविल एविएशन अथॉरिटी से डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ तालमेल करनी होगा। तो सामान्यतः जो ग्रीन जोन आता है वो आपका पॉलिसी के अकॉर्डिंग 12 किलोमीटर की जो आपका जो ऑपरेशनल साइट होगी वो 12 किलोमीटर दूरी पर होनी चाहिए एयरपोर्ट से, उसके पेरीमीटर से, तो वो ग्रीन जोन में आता है। इससे कम अगर नज़दीक होगा तो येलो में आएगा, उसमें आप परमिशन रिक्वायर्ड होगी। और अगर रेड वो शो कर रहा है डिजिटल स्काई के प्लेटफॉर्म, तो फिर यहाँ पे वो नो फ्लाई जोन हो जाता है, वहाँ पे कोई ड्रोन की फ्लाइट नहीं कर सकते, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो एक तो ड्रोन पॉलिसी में टाइप्स ऑफ ड्रोन, और दूसरा आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो एक्टिविटी, और तीसरा उसमें जानकारी है कि सरकार ने इसमें जो PLI स्कीम है उसके बारे में दिया है कि जो PLI स्कीम है जो स्टार्टअप्स करने हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, कि इंडिजिनियस प्रोडक्शन हो, स्वदेशी निर्माण हो, हम ड्रोन इंडस्ट्री के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, उसके लिए भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं। जी, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब, अपने दर्शकों को हम ये दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार कैसे ड्रोन हमारे जीवन में इस वक्त जो है अहम भूमिका निभा रहा है। हर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उपयोग ड्रोन का इस वक्त हमारे जीवन में है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ड्रोन तकनीक भारत में तेजी से विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान बना रही है। कृषि, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसके उपयोग से न केवल काम की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, बल्कि समय और संसाधनों की बचत भी हो रही है। भारत सरकार ड्रोन हब बनने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे इस तकनीक का व्यापक उपयोग सुनिश्चित हो सके। कोविड-19 महामारी के दौरान ड्रोन का उपयोग वैक्सीन और दवाइयों की डिलीवरी के लिए हुआ। हाल ही में ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में मेडिकल सप्लाई पहुंचाने में ड्रोन की भूमिका अहम रही है। आपदाओं के समय राहत सामग्री और जरूरी वस्तुएं पहुंचाने में ये तकनीक बेहद कारगर साबित हुई है। ड्रोन का उपयोग फसलों की निगरानी, कीटनाशकों के छिड़काव और बीज रोपण में हो रहा है। भारत की स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन का उपयोग गाँव के डिजिटल मैप बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे भूमि विवादों का समाधान संभव हो पाया है। भारतीय सेना और सुरक्षा बल सीमाओं पर निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। इनसे दुर्गम क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी मिलती है, जिससे किसी भी घुसपैठ को तुरंत रोका जा सकता है। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में भारत ने स्वदेशी ड्रोन निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है। ड्रोन का उपयोग सर्वेक्षण, निर्माण कार्यों और लॉजिस्टिक्स में हो रहा है। डिलीवरी सेवाओं में भी इसका व्यापक उपयोग देखा जा रहा है। अमरावती जैसे शहरों में ड्रोन शिखर सम्मेलन आयोजित कर सरकार इस तकनीक को बढ़ावा दे रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा है। इजराइल और अमेरिका से प्राप्त उच्च तकनीकी ड्रोन के साथ साथ भारत में स्वदेशी ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसका उपयोग युद्ध, सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक ने भारत को विकास के एक नए चरण में पहुंचाया है। केंद्र सरकार की योजनाओं और निवेशों से इस क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हो रही है। 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य न केवल आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार के हजारों अवसर भी प्रदान करेगा। ड्रोन तकनीक भारत के भविष्य के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है, जो न केवल कार्य क्षमता बढ़ा रही है, बल्कि हर क्षेत्र में परिवर्तन ला रही है। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे जो है ड्रोन इस वक्त जो है विभिन्न क्षेत्रों में एक अहम भूमिका निभा रहा है। स्वास्थ्य हो, कृषि हो या फिर भिन्न क्षेत्र हो, खासकर बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र, आपसे यही जानना चाहेंगे, सबसे पहले उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें ड्रोन टेक्नोलॉजी की, एम्स ऋषिकेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर क्या किया जा रहा है?
देखिए, आपने पूछा ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो मैं पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ और उसके बाद कि यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं, कि कैसे हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एम्स ऋषिकेश के क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि हम हेल्थ में काम करते हैं तो मैं हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगा। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात, जैसे मैंने अभी बताया ड्रोन पॉलिसी के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि दो तरह के, अब आप समझ लीजिए कि दूरी के हिसाब से ड्रोन दो तरह के हैं, यानी कितनी दूरी तय करनी है ड्रोन ने। तो दो तरह की टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी होती है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी आप टेक ऑफ जब ड्रोन करेगा वो आप देख सकते हो, लेकिन जब ड्रोन उड़ रहा होगा तो एक वो बहुत दूरस्थ क्षेत्र में जाएगा, तो बीच में उसकी आप उसको नहीं देख सकते, क्यों, तभी इसका नाम, इस टेक्नोलॉजी का नाम बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट है। तो अब आप कैसे इसको मॉनिटर करोगे? तो आपकी जो मॉनिटरिंग होगी, जो आप ड्रोन का देखोगे अभी कहाँ पहुँचा ड्रोन, वो सारा एंटायरली डिपेंडेंट होगा नेविगेशन सॉफ्टवेयर में। यानी जो आपका रिमोट स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन पायलट है, सर्टिफाइड पायलट है, उसका अपना सिस्टम है वहाँ पे, उसमें सॉफ्टवेयर आपने नेविगेशन टूल डाउनलोड किए हैं, अब आप उस पर देख सकते हो। तो एक तो ये टेक्नोलॉजी हुई। दूसरी जो टेक्नोलॉजी जो हमें बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं ड्रोन, जैसे फोटोग्राफी पर्पज़ के लिए ड्रोन यूज़ होते हैं, वो जो ड्रोन यूज़ होते हैं वो होते हैं विजुअल लाइन ऑफ VLOS टेक्नोलॉजी, यानी विजुअल लाइन ऑफ साइट वाले जो ड्रोन होते हैं, उसकी जो क्षमता होती है, मतलब वो 500 मीटर या ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है, उसका आप उसको देख सकते हो, तो आप रिमोट से उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको मतलब ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट आगे पीछे सारा कंट्रोल आप उससे कर सकते हो। लेकिन जो दूसरी टेक्नोलॉजी मैंने पहले बताई, उसमें तो क्या है, डिफाइन पाथ है, एक बार उसने टेक ऑफ किया, आपने उसकी कमांड दिया था, वो जब तक लैंडिंग साइट पे नहीं पहुंचेगा तब तक आप बीच में उसका पाथ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी टेक्नोलॉजी है उसमें आप कर सकते हो। तो अब आपने जो सवाल पूछा था कि हम जो हेल्थ केयर में यूज़ कर रहे हैं, वो जो ड्रोन है वो दूरस्थ क्षेत्र, लंबी दूरी तय करता है। तो हमने अभी मैक्सिमम जो ट्रायल हमने किया था उसमें 57 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस हमने तय किया था। तो हमने फर्स्ट जो ट्रायल किया था, अब मैं अपने संस्थान के परिप्रेक्ष्य में एम्स ऋषिकेश ने इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे हेल्थ केयर में यूज़ किया है उसके संदर्भ में कुछ बात करूँगा। तो जो सबसे पहला हमने ट्रायल किया था वो 16 फरवरी 2023 को किया था, और उसमें हमारे इंस्टीट्यूशन के जो हेलीपैड है वहाँ से ड्रोन को जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिहरी गढ़वाल हमने भेजा था। तो उसमें 40 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस 30 मिनट में तय किया था। उसमें हमने टीबी की जो है मेडिसिन उस समय भेजी थी। उसके बाद भी हमने परीक्षण किए। एक परीक्षण हमने चंबा में किया, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है चंबा में, हिंडोला खाल में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे हमने फ़्लाइट भेजी। तो ऐसे 7 हमने ट्रायल्स किए। इन ट्रायल्स को हम बोलते हैं फिजिबिलिटी ट्रायल्स। तो फिजिबिलिटी ट्रायल्स का मतलब कि चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं, संभव है कि नहीं, इस टेक्नोलॉजी को हम हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, पहले वो हमने देखा। तो जो 7 हमने ट्रायल्स थे उसकी फाइंडिंग्स को हमने, अपनी ऑब्जर्वेशंस को और उसकी फाइंडिंग्स को हमने रिपोर्ट किया। उसमें हमने शोध पत्र भी पब्लिश किया है, अभी ऑनलाइन आ जाएगा। तो पहला स्टेप जो फेज़ 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमने फरवरी 2024 में इसको हमने रेगुलर बेसिस पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को नियमित किया, मतलब अब वो रेगुलर, हमने उसका टेक्नोलॉजी को नियमित कर दिया। अब रेगुलर सेवाएं हम उसको जी आप कह सकते हैं कि रेगुलर उसमें वो शुरू हो चुकी है। और जैसे मैंने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 29 अक्टूबर को अभी रिसेंटली 11 ऐसे राष्ट्रीय महत्व के टर्शरी केयर सेंटर्स में इस सेवा को शुरू किया है। और अभी हमारे पास जो ऑपरेशनल साइट्स हैं, यानी ये जो सिस्टम है पूरा, इसको हम बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। यानी हब जहाँ से चीज़ें हो रही हैं, यानी इन एम्स ऋषिकेश जो हब है, और स्पोक्स जो मल्टीपल हो सकते हैं, यानी जहाँ पे आपने सेवाएं देनी है। जैसे आपने चंबा में कोई दवाई पहुंचानी है, वहाँ से सैंपल्स मंगवाने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सारी स्पोक साइट्स होती हैं। तो लगभग हमारी, अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमारी 130 से ज़्यादा उड़ानें हो चुकी हैं जी इसमें। और ये सबसे ज़्यादा उड़ानें हैं
किसी भी टर्सरी केयर सेंटर में अभी तक की रिपोर्टेड। तो हमने 3 ऐसे अभी इसमें शोध पत्र हमने जो है पब्लिश रिपोर्ट्स हमने पब्लिश की हैं और जल्दी वो ऑनलाइन आ जाएंगी। एक हमने टाइम पे हम क्या करते हैं स्टेट के साथ, क्योंकि राज्य के साथ तालमेल, उनके साथ कोऑर्डिनेशन राज्य के साथ, क्योंकि सेवाएं हम राज्य को दे रहे हैं, तो उनके साथ हेल्थ अथॉरिटी के साथ सबसे कोऑर्डिनेशन, उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। एटीसी देहरादून का सपोर्ट चाहिए होता है हमें, और आपका सिविल एविएशन का हमें इसमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो टाइम पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग या जो मीटिंग्स वगैरह हम कराते रहते हैं। एक मीटिंग हमने अप्रैल मंथ में भी किया था, जिसमें हमने मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन किया था ड्रोन टेक्नोलॉजी में, कि सो दैट उनको ध्यान में आए कि कैसे वो सीखें कि कैसे हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को, जैसे जो जहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि सफ़र बहुत लंबा होता है, तो वहाँ पे बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो टाइम भी बचा सकते हैं और पेशेंट का कहीं ना कहीं जो आर्थिक बोझ है उसको भी हम इसमें कम सकते हैं। तो इस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचरिस्टिक है। मॉडल की आपने बात की, जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, सफलताएं तो हम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की चुनौतियां नहीं देखते। तो ये आपसे जानना चाहेंगे, जियोग्राफिकल कंडीशन जो हमारी इस वक्त है उत्तराखंड की, वो कितनी विषम हो जाती है जब आप इस तरीके की शुरुआत करते हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जैसे मैंने बताया कि जो हमारे शोध पत्र अभी पब्लिश हुए हैं, उसमें हमने अपनी जो चैलेंजेस हैं उसको भी हाईलाइट किया है, क्योंकि चैलेंजेस मेंशन करने से ही जो नेशनल पॉलिसी में अगर रिफॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली उसकी कहीं ना कहीं वो उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हिली टेरेन है, तो हमारे यहाँ पे तो जियोग्राफिकल कंडीशन, जो जियोग्राफिकल जो लैंडस्केप है वो थोड़ा चैलेंजिंग है। तो ट्रायल्स में हमें ये देखने को मिला कि जो विंड गस्ट है, जो हवा की जो गति रहती है, वो कई बार अनप्रेडिक्टेबल जैसा होता है। तो ड्रोन की भी एक अपनी क्षमता है, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो है हमें इशू हमें देखा। दूसरा इसमें जो रहता है वो कोऑर्डिनेशन है। आपको मेडिकल ऑफिसर्स के साथ जो जहाँ पे आप सेवाएं देना चाहते हैं ड्रोन के माध्यम से, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सिविल एविएशन के साथ तालमेल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ। सो चैलेंजेस बहुत हैं। तो आप सारे ही मल्टी सेक्टोरल है ये जी, सारे ही अलग अलग विभाग की सपोर्ट आपको चाहिए होगी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए। तो हम जो है वो फास्ट मॉडल पे काम कर रहे हैं, यानी जो फिजिबिलिटी, आप इसे बोल सकते हैं फास्ट मॉडल मतलब फिजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो हमने फेज़ 1 में हमने फर्स्ट जो फिजिबिलिटी वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि इसकी एक्सेसिबिलिटी को और कैसे एनहांस करना है, और दूरी कैसे, हमारा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो लंबी दूरी कैसे तय करे, उस पर हमारा फोकस है। फिर हम इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखेंगे कि क्योंकि सस्टेन करना है, अगर लंबे समय तक सेवाएं इसके माध्यम से देनी है तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी निकालनी पड़ेगी हमें, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि दूरस्थ क्षेत्र जो है हमारे, जहाँ पर पहुँचना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभा सकती है आने वाले वक्त में? अगर दूरी बढ़ती है, ड्रोन को हम अभी जो 57 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम 100-150 किलोमीटर तक आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली इसमें जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, जैसे गवर्नमेंट का फोकस है, जैसे मैंने बताया है कि जो PIL प्रोडक्ट लिंक जो इंसेंटिव स्कीम है, उसका फोकस है, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिजिनियस प्रोडक्शन हो, यानी हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी हो और वो कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी हो, मतलब विश्व के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि अच्छी टेक्नोलॉजी हो। तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो लंबी दूरी तय करे, ठीक है, और दूसरा सस्टेनेबल हो, और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस पर मुझे लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा फोकस करने की, जो हमारी R&D और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और इन फ्यूचर में क्या किन योजनाओं पर जो है एम्स ऋषिकेश में कार्य चल रहा है, खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर? स्वास्थ्य सेवाओं की हमने बात कर ली, उसमें और हम क्या जो है देखेंगे आगे आने वाले? देखिए, एक तो है कि
हॉस्पिटल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो मैंने बताया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में आप दवाई पहुंचाना, डायग्नोस्टिक सर्विसेज देना, सैंपल वगैरह जांच के लिए आप मंगवा सकते हो। ब्लड की अगर कोई रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी कोई कंडीशन है, फर्स्ट एड डिलीवरी कहीं पे अगर पहुंचाना है, इस तरह से ये सब कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी जैसे पब्लिक हेल्थ अगर अवेयरनेस की बात करें, अगर मैं डेंगू कंट्रोल की बात करूं, मलेरिया कंट्रोल उसकी बात करूं, क्योंकि क्या होता है कि रेनिंग सीज़न जब आता है तो उस समय देखने को मिलता है कि डेंगू और मलेरिया के जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें कंट्रोल प्रिवेंशन में भी हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल में भी। सो प्रिवेंशन में तो क्या है कि आपको जो ब्रीडिंग साइट्स हैं, मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स हैं, आप निगम के साथ, जो हमारे नगर निगम है उनके साथ कोलैबोरेशन करके, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ स्टेट की कोलैबोरेशन करके आप जो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे मच्छर पनप रहे हैं, तो उनका आप रियल टाइम आप इमेजेस ले सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो, और फिर उसके बेसिस में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हम वहाँ पे जैसे लार्विसाइडिंग या जो स्प्रेइंग, जैसे एग्रीकल्चर में ड्रोन यूज़ होते हैं स्प्रेइंग करने के लिए, तो वो स्ट्रैटेजी बना के हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग को भी रोक सकते हैं। कंट्रोल प्रोग्राम में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल से बियॉन्ड, पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य में हम अभी काम कर रहे हैं। सर, एम्स के परिप्रेक्ष्य में हमने बात कर ली। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर एग्रीकल्चर को हम देखें, कृषि को देखें, तो कृषि के क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है कि हम देखते हैं कि ड्रोन से कई जगह जो है किसान कार्य कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, फसलों में कई चीज़ें कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं कि कृषि के लिए कितनी लाभप्रद है ड्रोन टेक्नोलॉजी? बिल्कुल, कृषि के लिए हमने पूरे देश में देखा कि कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ड्रोन का अभी तक जो हमें उपयोग देखने को मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो आप और हम सब लोग पहाड़ के ही हैं, तो हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो कृषि और भी कठिन है। और भी कठिन। तो टेक्नोलॉजी का तो यूज़ है वो ईज़ ऑफ लिविंग के लिए है, हमें चीज़ें सरल बनानी है, तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो हमारे पहाड़ों में तो क्या है कि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो और भी जो है इनएक्सेसिबल चीज़ें हैं, तो जहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी है, आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता, लेबर इंटेंसिव चीज़ें हैं, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, वहाँ पे हम ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। अगेन पेस्ट की आपको मैनेजमेंट में, स्प्रेइंग में, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहाड़ में भी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। और ऐसे में अगर हम जिस तरीके से फॉरेस्ट फायर की हम बात करते हैं हर बार, उसमें भी रोक लगाने में अहम भूमिका निभा सकता है। फॉरेस्ट में, प्लांटेशन में भी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है, जहां हम पहुंच नहीं सकते। मेरा मानना ये है कि जैसा आप बात कर रहे हैं कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जंगलों में जो फॉरेस्ट फायर है वो उसके केसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो मेरा लिटरेचर का अध्ययन है, जो मैंने देखा कि इसमें हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जब आग लगे, यानी जब फॉरेस्ट फायर का हमें देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि फायर का एक अपना पेरीमीटर है और उसकी एक दिशा है अपनी। तो अगर आपने ड्रोन को वहाँ भेजा और उसमें अच्छे कैमरा है, हाई रेजोल्यूशन वाले उसमें कैमरा है, उसको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो वो वहाँ से फोटोग्राफी करके ड्रोन आपको जो लाइव जो रियल टाइम इमेजेस है तो वो आपको विभाग को दे सकता है। तो जो विभाग के अधिकारी हैं वो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्डनेस में कहीं ना कहीं ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। और दूसरा जो मुझे ऐसा ध्यान में आता है वो कंजर्वेशन में भी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनकी अगर मूवमेंट को हमें देखना है तो वो भी हम ड्रोन से देख सकते हैं। और रिफॉरेस्टेशन में, यानी जो लार्ज स्केल पे अगर आपने ट्री प्लांटेशन करनी है ऐसे एरिया में कि पहाड़ है और वहाँ पे तो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, मतलब हम नहीं जा सकते वहाँ पे पौधे लगाने के लिए, तो अगर आप उस क्षेत्र की जो स्पीसीज़ है उसकी अगर आपको नॉलेज है, तो ऐसे बाहर की कंट्रीज़ में भी और हमारे देश में भी कुछ राज्यों में मैंने देखा है कि ऐसा देखने को मिलता है कि जो सीड बॉल्स हैं जी,
तो ड्रोन के माध्यम से उसको लार्ज स्केल पे आप किया जा उसको एक तरफ से फेंक सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो जर्मिनेट करे, पर उसके लिए थोड़ा सा अध्ययन करना है। मतलब ड्रोन की शक्ति हम उपयोग कर सकते हैं, उसका अनलिम- अध्ययन बहुत, करना yes। बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका डॉक्टर गैरोला जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी लाभप्रद हमारे लिए आने वाले वक्त में होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप। धन्यवाद। तो ड्रोन शक्ति, जी हाँ, ड्रोन शक्ति कैसे आगे आने वाले वक्त में बदलाव ला सकती है और एक महाशक्ति बन सकती है और हमारे जीवन में एक अहम रोल निभा सकती है। तो इस विशेष चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।